हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस सेशन में बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि बॉन्ड्स बॉन्ड्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और हमारे इन्वेस्टिंग में कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो बॉन्ड्स को अगर बेसिकली समझना है तो शॉर्ट में एक एक सेंटेंस में अगर बोले तो दे आर बेसिकली डेट और लोन। बस डिफरेंस ये है कि अगर किसी को कोई एंटिटी है, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कोई कॉरपोरेशन भी हो सकता है, ये कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है। इसको अगर लोन लेना है तो या तो वो किसी एक एंटिटी से लोन ले ले, बैंक या कोई और इंस्टीट्यूशन, और यहाँ तो इसने एक बार में ले लिया। अगर इसको ऐसे एक साथ किसी एक बंदे से नहीं लेना है तो वो क्या करे, बॉन्ड्स इशू कर दे, खूब सारे बॉन्ड्स इशू कर दे। ये सारे बॉन्ड्स को लोग खरीद लेंगे, हो सकता है ये भी खरीद ले, और उसके बदले में इसको पैसा मिल जाएगा। तो एक तरह से डेट रेज करने का या लोन लेने का ये तरीका होते हैं बॉन्ड्स। और जिसने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं उसको क्या मिलता है, फिक्स्ड फ्यूचर इनकम मिलती है। उसको फिक्स्ड फ्यूचर इनकम मिलती रहती है अलग एक टाइम फ्रेम पे, जो कि स्टिपुलेटेड रहता है, पहले से बॉन्ड में डिसाइडेड रहता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। डेफिनेशन: bonds belong to a category of investments that financiers call fixed income। कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें स्टॉक से, तो जो स्टॉक्स की जो इनकम है या स्टॉक से जो रिटर्न है वो वेरिएबल होती है। किसी को नहीं पता है कि स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में कल को क्या होगा, बट बॉन्ड से जो पैसा मिलता है, जो इनकम मिलती है, जो यील्ड मिलता है, वो फिक्स इनकम होता है। इन्वेस्टमेंट्स इन दैट कैटेगरी पे फिक्स अमाउंट्स ऑफ मनी टू इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू अ फिक्स शेड्यूल। तो जैसे कि आपने कोई बॉन्ड खरीदा, उसने बोला आपको कि ये टाइम लाइन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। मान लीजिए कि ये आपका बॉन्ड जो है वो 100 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है, और इसमें मान लीजिए कि 10% कूपन है, तो 100 का 10% हुआ 10। तो 10 रुपये आपको यहाँ मिलेंगे, 10 रुपये आपको दूसरे साल में मिलेंगे, 10 रुपये आपको तीसरे साल में मिलेंगे, 10 रुपये आपको चौथे साल में मिलेंगे, 10 रुपये आपको पाँचवें साल में मिलेंगे, और यही मैच्योरिटी है तो यहाँ पे वो 100 रुपये प्रिंसिपल के भी मिलेंगे, ये वाले। तो ये फिक्स्ड इनकम होता है। और जो कूपन रेट होता है, कूपन के हिसाब से हर साल या हर छमाही या हर क्वार्टर में आपको जो भी स्टिपुलेटेड है वो पैसा आपको मिलता रहता है। फिक्स्ड इनकम आपको एक मिलती रहती है, उसको हम बोलते हैं कूपन का परसेंटेज। As a result, investing in fixed income products and bonds specifically is a great way of earning predictable future income। इससे एक प्रिडिक्टेबल फ्यूचर इनकम सामने वाले को मिलती रहती है बॉन्ड्स के माध्यम से। तो अगर आपको प्रिडिक्टेबल इनकम चाहिए, फिक्स इनकम चाहिए, तो यू शुड इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। सिंपल सी बात है, आप इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा उस कंपनी या उस एंटिटी के पास जाएगा जिसने बॉन्ड जारी किए हैं। वन वे द फाउंडर्स यूज्ड टू रेज मनी सेलिंग शेयर्स टू स्टॉक इन्वेस्टर्स, अदरवाइज विद डेट। ये वो वाली बात है कि कोई कंपनी है, उसको कुछ लोगों ने फाउंड किया है, तो वो कुछ शेयर जारी करते हैं और कुछ डिबेंचर जारी करते हैं, कुछ शेयर जारी करते हैं और कुछ बॉन्ड जारी करते हैं। मतलब बॉन्ड का मतलब कुछ लोन लेते हैं, तो वो सबको पता ही है। इनिशियली कंपनीज बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स थ्रू लोन्स। बैंक से शुरू में कंपनियां लोन लेके खुद को ग्रो करती हैं, बट कुछ दिन बाद जब कंपनियां चल जाती हैं तो वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि बैंक्स उनको लोन नहीं दे पाते ड्यू टू कंसंट्रेशन रिस्क। बैंक्स को भी ये देखना पड़ता है कि हमारा रिस्क एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो जाए, तो बैंक्स भी उनको नई लोन नहीं दे पाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, बड़ी कंपनियां फिर बॉन्ड्स इशू करती हैं। लेंड देम काइंड ऑफ मनी दैट दे नीड टू कीप नो लॉन्गर के बाद है ये, नो लॉन्गर लेंड देम,
कि कीप ऑन डेवलपिंग, वही बात है कि वो कंसंट्रेशन रिस्क के कारण कंपनियां फिर इनको लैंड, बैंक उनको लैंड नहीं कर पाते। बॉन्ड्स आर द लोन्स विच आर स्लाइस्ड इनटू स्मॉल पीसेस। तो इस बड़े, जो बड़ा लोन था, जो एक बड़ा डेट था, बैंक्स उस डेट को छोटे छोटे कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं और हर टुकड़े को एक बॉन्ड बोल देते हैं और बॉन्ड्स को इशू कर देते हैं। बैंक नहीं, सॉरी, कंपनीज। सो व्हेन एन इन्वेस्टर परचेजेस अ बॉन्ड ही सिंपली ओन्स अ फ्रैक्शन ऑफ द बिगर लोन। तो जैसे हम लोग शेयर्स में क्या करते हैं, शेयर्स में वी ओन द अ फ्रैक्शन ऑफ द बिगर ओनरशिप। जैसे कि कोई कंपनी है, उसके मान लीजिए कि 20 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और हमने एक ले रखा है, तो हमारी ओनरशिप कितनी है, 1/20 करोड़। वैसे ही यहाँ पर लोन के केस में होता है। इट इज़ नॉट जस्ट कंपनीज दैट बोरो मनी, गवर्नमेंट भी लेती हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी बहुत सारे खर्चे करने होते हैं स्कूल और हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट का जो सोर्स होता है वो रेवेन्यू का लिमिटेड होता है, बट गवर्नमेंट के पास एक चीज़ होती है, वो होती है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी कहाँ से आती है गवर्नमेंट के पास? लेजिटिमेसी उसकी आती है सॉवरेनिटी से। सॉवरेनिटी कहाँ से? वो सॉवरेन गवर्नमेंट है, वो अपने निर्णय लेने स्वतंत्र है। तो वो जब बॉन्ड्स इशू करती है, ये गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, उनकी वैल्यू, उनकी सैंक्टिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इनके डिफ़ॉल्ट होने की संभावना कंपनियों के बॉन्ड से भी कम होती है। तो द टैक्स रिसीव्ड जब कम होती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मनी बोरो करती है, उसके लिए वो बॉन्ड्स इशू करती हैं और फ्यूचर में टैक्स लेके जो उनके बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम देती रहती हैं। अगली बात आ गई, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स फ्रॉम कंपनीज एंड बॉन्ड्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स? ऑब्वियसली जो बॉन्ड्स फ्रॉम कंपनीज हैं उनकी सैंक्टिटी कम होती है, क्योंकि कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। बट गवर्नमेंट्स के डिफॉल्ट होने का और बैंकरप्ट होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास क्या होता है, रिजर्व बैंक। गवर्नमेंट्स के पास क्या होता है, रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, रिजर्व बैंक बैंकों को कैपिटलाइज कर देगा या नोट छाप देगा, ये नए नोट्स को इशू कर देगा, नई करेंसी को इशू कर देगा। तो गवर्नमेंट्स को वो इशू नहीं आता डिफ़ॉल्ट होने का। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट के ऊपर अगर डेट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ती हैं, उसके उसके सेंट्रल बैंक को, जो अभी हम लोग देख रहे हैं यूएस फेड कर भी रहा है। खैर उसमें हम अभी नहीं जाएंगे वरना डाइवर्ट हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑफ कंपनीज जो हैं उससे कहीं ज़्यादा रिलायबल होते हैं बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट। बॉन्ड्स विच कंट्रीज इशू आर कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वाइल द बॉन्ड्स विच कंपनीज इशू, कंट्री वाले जो बॉन्ड होते हैं जिसको सरकारें इशू करती हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, और जो कंपनीज इशू करती हैं उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बट बोथ वर्क इन द सेम वे। अब हम यहाँ पे आते हैं कि वाई द बॉन्ड्स आर सेफर देन स्टॉक्स। इट इज सेड दैट व्हेन एन इन्वेस्टर बाइज द स्टॉक ऑफ अ कंपनी ही इज बाइंग द होप। जब हम कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम कंपनी की फ्यूचर इनकम फ्यूचर फ्री कैश फ्लो, फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब हम एक इन्वेस्टर के रूप में स्टॉक खरीदते हैं तो हम फ्यूचर की होप खरीद रहे हैं, बट जब हम एक बॉन्ड खरीद रहे हैं तो हम एक प्रॉमिस खरीद रहे हैं। जिसने बॉन्ड को इशू किया है वो प्रॉमिस कर रहा है हमसे कि हम इतना पैसा आपको इसी इंटरवल पे देते रहेंगे, जिसको कूपन कहते हैं। कूपन रेट पे वो हमको एक फिक्स्ड इनकम देता रहेगा। जैसे टाइमलाइन है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। तो यहाँ पे वो हमको कूपन देता रहेगा और लास्ट में हमारा प्रिंसिपल भी लौटा देगा। फंडा ये, he is buying a promise that the company or the government which borrowed money will pay him back with some interest on top, and the bond issuers are bound by this promise. They have a bond with the lender, जिसने लोन दिया है उसके साथ उनका एक बॉन्ड है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बॉन्ड। Why bonds are safer than stocks? Unlike stocks, there is a principle little known about the payments that a bond will make. When an investor buys a bond, he pretty much knows what is he's going to get। वही वाली बात है कि वो प्रॉमिस है, उसको पता है शेड्यूल, उसको पता है डेट, उसको पता है कूपन रेट, उसको पता है रिडेम्पशन वैल्यू, सब चीज़ें पता है।
तो बॉन्ड्स एक्सटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? एक रिडेम्पशन वैल्यू होती है, एक मैच्योरिटी डेट होती है, एक कूपन होता है और एक कूपन शेड्यूल होता है। अब हम इनको एक करके देख लेते हैं। रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब है इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द बॉन्ड, जो मूलधन कहते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिडेम्पशन वैल्यू है। वो जब 5 साल या 4 साल जो भी उसका मैच्योरिटी डेट है उसके बाद में रिडेम्पशन वैल्यू वापस मिलती है। दिस इज द अमाउंट ऑफ द मनी दैट बोरोवर प्रॉमिसेस टू रीपे द इन्वेस्टर एट द एंड। मैच्योरिटी डेट क्या है? ये डेट है जब वो प्रिंसिपल उसको पे करेगा। कूपन क्या है? विच इज इट इज द इंटरेस्ट रेट एट द बॉन्ड विल पे रेगुलरली टू द लेंडर एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल। अगर वही जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि 100 रुपये का बॉन्ड है और उसमें 10% का कूपन है, तो 10 रुपये हर साल देगा उसको। अगर क्वार्टरली का प्रॉमिस है तो हर 2 रुपये या हर 2.5 रुपये क्वार्टरली देगा। और कूपन शेड्यूल वही बात है कि अगर साल का 10 रुपये है हमारा कूपन, और कूपन का शेड्यूल अगर क्वार्टरली है तो 10 रुपये जो हैं उसको 2.5 रुपये करके देगा, ताकि वो Q1 से लेके Q4 तक 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5, इस तरह से टोटल 10 रुपीज़ हो जाएंगे। बेसिकली ये है एग्जांपल कि अगर आपने किसी को कोई बंदा है जिसने आपसे प्रॉमिस बाई किया है, बॉन्ड आपसे ख़रीदा है, तो फर्स्ट ईयर में ये कूपन रेट 10% ये दिया, फिर 10% दिया, फिर 10% दिया फिक्स्ड इनकम, फिर 10% दिया फिक्स्ड इनकम, और 5th ईयर में 10% दिया फिक्स इनकम। और ये चूंकि 5th ईयर मैच्योरिटी है तो ये रिडेम्पशन वैल्यू है, यानी कि ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल भी वापस कर दिया। तो इस तरीके से एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं बॉन्ड्स। लेंडर्स कैरी लेस फाइनेंशियल रिस्क देन द शेयर होल्डर्स। हाँ, ये वाली बात आ गई। 3 तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक तो बॉन्ड होल्डर्स, दूसरे प्रेफरेंशियल शेयर्स, तीसरे कॉमन शेयर्स या कॉमन स्टॉक्स। तो जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, डिफॉल्ट करती है, तो सबसे पहले वो ख्याल रखती है अपने बॉन्ड होल्डर का। बॉन्ड होल्डर का पैसा नहीं डूबना चाहिए, तो उसकी देनदारी, लॉज ऐसे होते हैं कि देनदारी उसकी पहले बॉन्ड होल्डर की तरफ होती है। सेकंड नंबर पे वो प्राथमिकता देती है अपने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। थर्ड नंबर पे प्राथमिकता देती है अपने कॉमन शेयर होल्डर को। तो कॉमन शेयर होल्डर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। जो हम लोग जनरली एक्सचेंज पे स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो कॉमन स्टॉक होल्डर बनते हैं हम। तो हमारी प्रति कंपनी अगर लिक्विडेट हुई तो हमारे प्रति जो रिटेल इन्वेस्टर उसके प्रति उसकी जवाबदेही सबसे कम होती है और सबसे अधिक बॉन्ड होल्डर के प्रति होती है। अब इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ट्रू इज दैट व्हेन अ कंपनी इशूज बोथ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स दैट द कंपनी इशूज आर फार सेफर देन इट्स स्टॉक्स। बॉन्ड्स जो हैं वो सेफ होते हैं। क्यों? द लॉ प्रोटेक्ट्स बॉन्ड होल्डर्स मोर देन द शेयर होल्डर्स। इफ कंपनीज run out of the cash, bankruptcy laws would make sure that the lenders get paid before shareholders with whatever money the company has left. जो भी पैसा बचा है उसको वो पहले बॉन्ड होल्डर्स को मिलेगा। ये एक सेटल्ड मतलब लीगल प्रिंसिपल है। ये लीगल जूरिस्प्रूडेंस में ये सेटल्ड है कि लॉ जो है, जो कंपनीज लॉ बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि बॉन्ड होल्डर्स को पहले प्रोटेक्ट किया जाए। द बॉन्ड्स विच गवर्नमेंट्स इशू आर जनरली सेफर इन्वेस्टमेंट देन द बॉन्ड्स विच कंपनीज इशू। ये बात वही वाली बात है कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं ज़्यादा सेफ होते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशंस। अब 2 स्ट्रॉन्ग कंडीशंस वी नीड टू रिमेंबर दिस। बॉन्ड्स आर सेफ इफ कब सेफ हैं? 2 स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं। पहला, द गवर्नमेंट और द कंपनी इशूइंग द बॉन्ड डज नॉट डिफॉल्ट। मतलब जब उसको जब पैसा देना है मैच्योरिटी डेट पे वो, और उसके बीच में वो डिफॉल्ट ना करे, बैंकरप्ट नहीं हो, डिफॉल्ट नहीं करे, तो तब जाके वो सेफ हैं। दूसरा, सेकंड कंडीशन है बॉन्ड होल्डर्स कीप द बॉन्ड अंटिल इट्स मैच्योरिटी, डज नॉट सेल द। जो बॉन्ड होल्डर है वो उसको बेचे ना बॉन्ड को। पता लगा कि ये गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट नहीं कर रही है या कॉर्पोरेशन तो डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, बट जो बॉन्ड होल्डर है उसने ही मार्केट में जाके अपना बॉन्ड को सेल कर दिया, तब कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैच्योरिटी के पहले आप अपने बॉन्ड को सेल करते हैं तो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपको रिडेम्पशन वैल्यू जो है, जो लिखी है लास्ट में, वो मिल जाए, ऐसा नहीं है। तब ज़रूरी नहीं है, वो उस समय सप्लाई डिमांड के बेस पे और बहुत सारी इन चीज़ों पे डिसाइड होगा। अब उसी पे आते हैं। इज इट पॉसिबल टू सेल द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट? बिफोर मैच्योरिटी
बात वही है। तो लाइक अदर इन्वेस्टमेंट्स यू कैन सेल द बॉन्ड बिफोर इट्स मेच्योरिटी। इसका मार्केट होगा, बॉन्ड का मार्केट, तो आप बॉन्ड के मार्केट में जाएंगे, आप बोलेंगे ये 100 रुपये का बॉन्ड है जिसका 10% कूपन है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, बट देन यू हैव नो गारंटी ऑफ बीइंग एबल टू सेल द बॉन्ड फॉर द सेम प्राइस यू बॉट इट। तो अब उस आपकी कोई गारंटी नहीं है, और यू रिकवर द फुल रीपेमेंट वैल्यू, जो रिडेम्पशन वैल्यू थी आप उसको रिकवर कर लेंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो तब ये शेयर की तरह हो जाता है। तब जो बॉन्ड है, अगर आप उसको अपनी मेच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हैं बॉन्ड मार्केट में, तब वो शेयर की तरह हो जाता है। इफ वी सेल अ बॉन्ड बिफोर इट्स मेच्योरिटी वी फाउंड इट बिहेव्स लाइक अ स्टॉक। स्टॉक जैसे स्टॉक होता है, तो स्टॉक क्या है, डिविडेंड है उसके पास, और बॉन्ड क्या है, कूपन है उसके पास। तो अगर आप बॉन्ड को समय से पहले उसकी रिडेम्पशन वैल्यू से, मेच्योरिटी वैल्यू से पहले जाके बॉन्ड मार्केट में बेचते हैं, तो दैट बिहेव्स मच लाइक अ स्टॉक। ये बात ही कह रहे हैं। इट मीन्स दैट इन सम सर्कमस्टांसेस वी कुड मेक प्रॉफिट। तो सप्लाई डिमांड की बात है, तो अगर उस समय आप मार्केट में बेचने गए और आपको अच्छे भाव मिल गए, तो आपका जो बॉन्ड का प्राइस है वो ऊपर में बिक गया, और नहीं तो फिर अदर टाइम्स में यू विल सेल एट अ लोअर प्राइस जो आपने इनिशियली पे किया। बॉन्ड्स ऑफर प्रेडिक्टेबल इनकम। Bonds do pay regular coupons at dates, whatever is predictable. However, the resale value of the bond, if the bond is sold early, मतलब अगर आप उसको रीसेल करते हैं तब उसकी रीसेल वैल्यू आपको कभी नहीं पता हो सकती। बाकी जो है, ये जो बॉन्ड है वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के तरीके से बिहेव करता है। तो आज बॉन्ड्स के बारे में हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम बॉन्ड्स और यील्ड कर्व के बारे में भी बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो इतना रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक्स कम हो रहे हैं, शेयर्स करिए,